जेपीएससी की तैयारी अब सपना नहीं। सब्सक्राइब करें कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल को और जेपीएससी की पूरी तैयारी करें बिल्कुल फ्री। हेलो झारखंड, नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम बात करने वाले हैं जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। इससे संबंधित एक नया अपडेट आया है और देखेंगे हम कि क्या क्या नया अपडेट है और किस तरीके का बदलाव किया गया है। उसको डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्या है। इसमें फॉर्म में जो नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस है, हम उससे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसे डिस्कस करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि जो भी लोग जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें। और हम रेगुलर बेसिस पे आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं। तो अगर आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है जो हमारे चैनल पे डिस्कस किया जा रहा है तो आप उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका एप्लीकेशन जो है ये आपका शुरू किया गया था 16/9/2025 से, है ना। और लास्ट डेट बताया गया था कि 7 अक्टूबर 2025 तक इसका लास्ट डेट होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड सरकार ने ये लास्ट डेट को बढ़ा दिया है, यानी कि फॉर्म भरने की जो तारीख है उसे बढ़ा दी गई है। अब आप इस अक्टूबर महीने के अंत तक बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो उसे प्लीज भर दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आप झारखंड में हैं और आप अगर इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले है कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा उसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक है पेपर 1 और दूसरा है पेपर 2। दोनों पेपर में कुल मिला के आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में क्या क्या रहेगा, ये देखिए, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रहेगा और आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, है ना। तो कुल मिला के मैथ्स, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स ये सभी से पूछा जाएगा आपका पेपर 1। और दूसरा है पेपर 2 जो कि आप सेलेक्ट करते हैं, उससे आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे हम देखेंगे अभी कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है जिससे ये एग्जाम होने वाला है। तो अगर उसमें से आपका कोई सब्जेक्ट है तो उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये देख, हम लोग पहले देख लेते हैं फीस कितना लग रहा है। तो पर कैंडिडेट अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 575 रुपए, अगर आप BC1 BC2 या EWS से हैं तो 300 रुपए, और अगर आप SC ST या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपए फीस के तौर पे लग रहा है ये फॉर्म भरने का। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को लपकने के लिए अगर इतने पैसे देने पड़ रहे हो तो ये कोई महंगा सौदा नहीं है। आप प्लीज ये फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने में लग जाइए। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है हमारे सामने। ये देखिए, पेपर जो है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ट्रांसलेशन में किसी तरीके का दिक्कत होता है तो जो इंग्लिश वर्जन है उसे माना जाएगा कि वही करेक्ट है। जो आपसे 150 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो 2 मार्क्स का, कुल मिला के मतलब आपका जो पेपर है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। और इसमें भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो अगर मार्केट में आप ये रूमर सुन रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने वाला है तो ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे और इन सब चीजों का इन सब चीजों में उलझना नहीं है, अपनी तैयारी को बेहतर करने में बस लग जाइए, है ना। ये देखिए, अगर आप अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो 55% मार्क्स होना जरूरी है मास्टर डिग्री जो आप किए हैं उसमें। और अगर आप BC1 BC2 शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं तो आपके लिए जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स होना मास्टर डिग्री या फिर उसके सामान्य कोई अन्य डिग्री अगर आपके पास है तो उसमें। तो ये ध्यान रखेंगे, अनरिजर्व्ड या EWS से हैं तो 55%, मुझे लगता है इतना तो हर किसी का होता है। तो आप सब जो हैं ये इस फॉर्म को
भर सकते हैं और अगर नहीं भरे हैं तो प्लीज़ भरिए, मौका जाने मत दीजिए। झारखंड में ऐसे भी एग्ज़ाम जो है ये बहुत कम होता है ना? तो अगर मौका मिल रहा है तो इस मौके को जाने नहीं देना है, ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। देखिए यहाँ और भी बहुत सी सारी चीज़ें लिखी गई हैं पर वो मोटा-मोटी है, आपको जानने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं वो आपको बस बता दे रहा हूँ और इसमें बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है ना? हमारे साथ आप बने रहिए, आपको मैं देखिए, इसमें एक चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अगर पहले किसी ने जेट को क्वालीफाई कर लिया है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पहले क्वालीफाई कर चुके हैं, बार-बार क्या एक ही चीज़ करना। तो इसीलिए उसके लिए ये नियम बना दिया गया है कि अगर आप अप्लाई कर चुके हैं पहले और आप ये एक बार क्वालीफाई हो चुके हैं जेट के एग्ज़ाम में, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे फिर से भरिए। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि क्या इसमें कोई एज लिमिट है, तो कोई एज लिमिट नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए रिजर्वेशन, रिजर्वेशन जैसा सरकार तय करेगी झारखंड की सरकार, उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा और अगर आप रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको मान लीजिए कि लोकल रेसिडेंस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो लोकल रेसिडेंस जो है आपको सब डिविजनल ऑफिसर का जमा करना होगा कि जो कि आपका 2016 तक का होना चाहिए, है ना? 2016 के बाद का अगर है, तो फिर आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले का है, तो फिर थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है और मान लीजिए कि आप किसी सर्कल ऑफिसर लेवल से बनवाते हैं जो कि 2019 तक का है, तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर एसडीओ लेवल का है, तो वो वैलिड रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो 2 लेवल पे बनता है, एक सर्कल ऑफिसर के लेवल पे और एक सब डिविजनल ऑफिसर के लेवल पे, तो इन दोनों का जो कट ऑफ डेट है, आप उसे याद रखेंगे और उसी के अनुसार अपने चेक कर लेंगे अपना जो आपका सर्टिफिकेट है, वो उस समय को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप किसी कास्ट सर्टिफिकेट को जमा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी जो बातें सरकार के द्वारा कही गई है, आप उस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? और देखते हैं और इसमें कुछ ऐसा कहा गया है क्या? क्योंकि रिज़र्वेशन का लाभ अगर आप उठा रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको सरकार जो माँगती है जो सरकार का नियम है, उसी के अनुसार आपको सर्टिफिकेट जमा करना होता है। ठीक है? देखिए रिज़र्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा के तहत क्या किया गया है कि स्पोर्ट्स कोटा से जो लोग बिलॉन्ग करते हैं, उन्हें भी कुछ रिज़र्वेशन दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी या एफ़िलिएटेड फ़ेडरेशन के अंडर में जो कॉम्पिटिशन कराया जाता है, अगर आप उसमें मेडल जीतते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी-सी राहत मिलेगी। नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल लेवल पे जो गेम होता है, अगर आप उसमें पहले स्थान पे हैं, तो भी आपको यहाँ पर कुछ राहत मिल सकता है और तीसरा है नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, तो भी आपको यहाँ थोड़ी-सी छूट जो है झारखंड सरकार के द्वारा दी जाएगी। ठीक है? और बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या है? 40% डिसेबिलिटी अगर आप मतलब कि अगर आपके ऐसा लगता है आपको कि आप किसी भी प्रकार से थोड़े-से डिसेबल हैं, तो उसका लाभ आपको ज़रूर उठाना चाहिए, है ना? ऐसा देखिए कि अभी अगर आप यूपीएससी का कुछ केस देखे होंगे, तो आपको पूजा खेडकर का केस मालूम होगा। इसका कोई डिसेबिलिटी नहीं था, लेकिन फिर भी ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के आईएएस बन गई थी। तो अगर आप में नेचुरली है डिसेबिलिटी, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अपने सर्टिफिकेट को बनवाइए, 2 दिन दौड़ना पड़े ब्लॉक और ऑफिसर के पास तो दौड़िए, लेकिन सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाइए, सर्टिफिकेट बनवाने से पीछे मत हटिए। इस सर्टिफिकेट के कारण से अगर मान लीजिए कि आपको 5 नंबर का भी राहत मिलता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप बाकी कितने लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि इसे शर्म का चीज़ मानना चाहिए, वो नेचुरल है और नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का शर्म नहीं होना चाहिए, है ना? जो नेचुरल है, वो नेचुरल है, क्या दिक्कत है इसमें? और जिसे दिक्कत है, उसे भाड़ में जाने दीजिए, है ना? चलिए ये देखिए अब और हम लोग देखते हैं और यहाँ पर कुछ है क्या और अगर कुछ ऐसा नहीं है जानने को, तो हम क्या करेंगे कि अब सीधा चलेंगे अपने सिलेबस पे। ये देखिए कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक आधार कार्ड जैसे कुछ आइडेंटिफ़िकेशन कार्ड होने चाहिए, है ना? जहाँ से आपने ये किया है, क्या कहते हैं इसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं, वहाँ का यूनिवर्सिटी से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर आप सर्टिफ़िकेट नहीं रहेगा तो आप जमा कैसे करेंगे, है ना? ये सभी चीज़ें होनी चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ वगैरह का भी जो बात कहा गया है, उसे भी ध्यान रखेंगे। ओटीआर अपना क्रिएट कर लेंगे। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसे आप क्लिक कर लेंगे, है ना? ये देखिए जो आप
फाइल बनाएंगे वो फाइल जो है वो 50 केबी से 500 केबी के बीच में होना चाहिए, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट देंगे वो 50 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो 50 केबी से 300 केबी तक होना चाहिए। तो कुल मिला के आप बात याद रखिए कि आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेट जमा करना है तो उसे 300 केबी के नीचे तक में ही बनाइएगा, ताकि आपको और कहीं दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये देखिए डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो 50 से 300 केबी तक में सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो भी 300 केबी तक में जमा करना है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो भी 300 केबी तक में जमा करना है ना। तो 300 केबी से नीचे रखिएगा अपने सारे सर्टिफिकेट का साइज, पीडीएफ साइज, आपको आसानी होगा फॉर्म भरने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और कुछ है या फिर हम सीधे अब अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा सर्टिफिकेट का लिस्ट हमारे सामने। ये जो देखिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ये सीधा साइट से लिया गया है। यहाँ किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने की कोई आशंका नहीं है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड भी जारी किया गया है। तो इस कोड को याद रखेंगे, ऐसा ना हो कि आपका सब्जेक्ट कुछ और है, कोड कुछ और डाल दीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगा। पेपर जब वहां मिलेगा तो हवा हवा हो जाएगा ना, धुआं धुआं उड़ जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। क्या करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका जो कोड है, एक स्पेसिफिक कोड सरकार के द्वारा दिया गया है, आप ध्यान रखेंगे कि वो कोड कौन सा है। तो ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी है, अरेबिक है, बंगाली है, चाइनीज है, कॉमर्स है। कॉमर्स के लिए ये देखिए आपका क्या है, कॉमर्स के लिए कोड 8 है ना। तो कॉमर्स से अगर आप जेट का फॉर्म डाल रहे हैं तो कोड आपका 8 होना चाहिए, 08 याद रखेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से है तो 87, इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स से है तो उसके लिए 01 है कोड, ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स से अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए कोड है 01। एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, देखिए इन्वायरमेंटल साइंस ये इससे अगर आप जेट का फॉर्म डाल रहे हैं तो उसके लिए कोड है 89। ठीक है, फ्रेंच ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है इसका कोड है 80। जर्मन हिंदी, हिंदी का कोड है देखिए 20। हिस्ट्री का कोड ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री के बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो हिस्ट्री से जेट का फॉर्म भर रहे होंगे, तो हिस्ट्री से कोड जो है वो है आपका 06। होम साइंस, जैपनीज, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सारा पढ़ने का जरूरत तो है नहीं, सारा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत लंबा है। और मैं देखता हूं इसमें किस किस चीज से हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं। एक पॉलिटिकल साइंस से बहुत से लोग होते हैं तो 02 है ना। झारखंड, बिहार, यूपी में अगर आप जाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके कैंडिडेट भरे हुए हैं बिल्कुल। तो 02 है पॉलिटिकल साइंस का कोड, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोड जो है ये है आपका 14। ठीक है, फिर है संस्कृत, संथाली, देखिए संथाली से अगर आप हैं तो 95 इसका कोड है। कोड ध्यान रखिएगा जरूर, है ना, कोड ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सोशियोलॉजी का कोड है 05, सोशियोलॉजी से भी काफी स्टूडेंट हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज अगर आप कुछ ले रहे हैं जिसमें कि हो है, कुरमाली है, खरिया है, कुरुक है, मुंडारी है, खोरठा है, नागपुरी है और पंच परगनिया है, तो इसमें इसका कोड है 70। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है ट्राइबल और ये में ध्यान रखेंगे, हो, कुरमाली, खड़िया, कुरुक, मुंडारी, खुरठा, नागपुरी और पंच परगनिया। उर्दू, योगा, केमिकल साइंस ये सब भी इसमें अलग सब्जेक्ट हैं, इसमें शामिल नहीं है। ट्राइबल वाले में जो है मैं बता दिया आपको। फिर इसमें देखिए मैथमेटिकल साइंस से है, मैथमेटिकल साइंस से अगर आप करना चाहते हैं जेट तो उसके लिए जो कोड है वो है 704। ठीक है, और ये देखिए आपके पास सब और तो नहीं है, बस इतने सारे सब्जेक्ट थे, वो सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया गया है। तो अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो इसे जल्दी से भरें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पे आपको जेट से संबंधित जो है आपका हिस्ट्री का तैयारी हमारे यहाँ आपको पूरा करवाया जाएगा, ज्योग्राफी का तैयारी आपको पूरा करवाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन का तैयारी पूरा करवाया जाएगा। तो अगर आप इस 3 सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो जेट एग्जाम के लिए, साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हम आपको इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट तैयारी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप इस चारों सब्जेक्ट से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है आप उस पर हमें कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, हम आपको अपने
जेट का एक अलग ग्रुप बना रहे हैं जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और इन सभी सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट के फॉर्म में आपको वहां कंटिन्यू उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे से जरूर कांटेक्ट करें और फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी भर दें क्योंकि फॉर्म भरने की डेट जो है वो झारखंड सरकार ने बढ़ा दी है। अब आप इस अक्टूबर महीने के अंत तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या सब्जेक्ट कोड है, ये आपको बता दिया गया है। इसे जल्दी से अप्लाई करें और अपनी तैयारी में लग जाएं। थैंक यू। जय हिंद।